नमस्ते छात्रों। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे पाठ 8 सुनो किशोरिया, लेखिका आशा रानी वोरा। हमने लेखिका का परिचय और संक्षिप्त में पाठ का परिचय हमने देख लिया। तो लास्ट परिचय में हम देख रहे थे कि लेखिका आशा रानी वोरा अपनी बेटी सुगंधा के पत्र का जवाब दे देते। सुगंधा ने कुछ शंकाएं जताई थी और कुछ सवाल खड़े कर दिए थे। तो लेखिका उनके पत्र के जवाब में उनको समझाती, सिर्फ एक माँ के तौर पर नहीं, एक माँ के तौर पर, साथ ही साथ एक सहेली के तौर पर, एक मार्गदर्शिका के तौर पर अपनी बेटी को समझाते कि ये परंपरा और रूढ़ी है, उन दोनों का अंतर समझा देते। ये रूढ़ियाँ जो है वो एक जगह चिपकी हुई रहती है, एक जगह ही रहती है, लेकिन परंपरा जो है वह बदलती रहती है और परंपरा जो है समय के साथ आगे चली जाती है, लेकिन रूढ़ियाँ जो है वह वही डटे रहती है। कई बार हम रूढ़ियों को, टूटी फूटी रूढ़ियों को आगे ले जाने की कोशिश कर लेते, लेकिन वह रूढ़ियाँ आगे जाकर फल फूल नहीं सकती या ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। तो लेखिका अपनी बेटी को समझाती कि अगर ये रूढ़ियाँ और परंपराओं को आपको समझना है तो आपके पुस्तकालय में जाओ, वहाँ की कुछ पुस्तकें पढ़ लो और समझ लो कि ये परंपरा और रूढ़ी में क्या अंतर है। क्योंकि रूढ़ियाँ जो है वो पुरानी हो गई रूढ़ियाँ हैं, उसमें कुछ अंधविश्वास होता है, उसमें कुछ दहेज प्रथा है, बाल विवाह है। ऐसी जो रूढ़ियाँ है उन रूढ़ियों को छोड़ना ही जरूरी है और नए मूल्यों को आत्मसात करना जरूरी है, क्योंकि ये परंपरा है वह बदलती रहती। इसलिए परंपरा के साथ जाना होगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो नई पीढ़ी है, नए युवाएं वह पाश्चात्य परंपराओं को अपना चाहते हैं, लेकिन ये पाश्चात्य परंपराएं वह हमारे यहाँ टिक नहीं पाएगी। नहीं तो आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि जब तक ये पाश्चात्य परंपराएं वो यहाँ अच्छी तरह से टिक जाए तो उसके बाद उसको आत्मसात करना जरूरी है। लेकिन कई नई पीढ़ी है वह पाश्चात्य परंपराओं को अपनाना चाहती है, उनको स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन उससे होने वाली हानि के बारे में कुछ जानकारी नहीं ले लेती। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी बातें तुमको थोड़ी सी भारी लग रही होंगी और ये स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में भी समझना चाहिए कि ये परंपरा और रूढ़ी में क्या अंतर है और किसको साथ लेकर चलना। और तुमने दूसरा एक जिक्र किया अपनी सहेली रचना के बारे में, तो मुझे तुम्हारे ऊपर अभिमान है, क्योंकि तुमने उसकी गलतियों को साथ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि उसको समझाना। गलती उस रचना की नहीं, ये उसकी उम्र की गलती है। तुमने कहा कि वह पहले साल में, अभी उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है, अभी उसकी शुरुआत हुई है और उसमें वह एक लड़के के साथ प्रेम करती है, शादी करना चाहती है, और ये उनका निर्णय तुम्हें ठीक नहीं लगा और तुमने उस पत्र में उसका जिक्र किया है। तो मुझे तुम्हारी सोच पर अभिमान है, लेकिन उस रचना का दोष उसमें नहीं, क्योंकि ये नई पीढ़ी बदलाव चाहती है या क्रांति करना चाहती है, लेकिन क्रांति की बातें करना अलग बात है और क्रांति करना अलग बात है। तुम लोग बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लेते हैं, लेकिन उसको निभाना बहुत कठिन होता है। तो उस रचना की बात तुमने की है, मुझे अच्छा लगा तुम्हारी सोच पर, तुमने उसकी गलतियों को साथ नहीं दिया, लेकिन ये उस रचना की ही गलती नहीं, ऐसी सब नई पीढ़ी है, उन नई पीढ़ियों को की गलती है। वो तुरंत नया कुछ अपनाना चाहते हैं, पाश्चात्य
परंपराओं को अपनाना चाहते, लेकिन ये पाश्चात्य परंपरा हमारे यहाँ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई। तो यहाँ तक हम लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया है, तो हम आज के इस वीडियो में विस्तार से आगे हम देख लेंगे। इस उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती। अपने में अकेले पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आ जाती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठते हैं। उसके बहकाने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती। यानी वो कहते हैं, लेखिका उस पत्र में कहते कि ये जो लड़की है रचना, वह उस अल्लड़ उम्र में अपने परिवार से स्नेह और संरक्षण से मुक्त है। इसलिए वह या मुक्त है, या उसे संभाल कर चलने के संस्कार दिए गए नहीं है। क्योंकि ये उम्र ही ऐसे है, क्योंकि लड़कियां जो है वो 12th के बाद, यानी ज्यादा वो समझदार भी नहीं रहती, और इस उम्र में लड़कियों के पैर फिसल जाने का चांसेस रहता है। कई बार अपने माँ पिताजी ज्यादा लाड़ प्यार से उनको रख देते हैं, या कई बार उनको ज्यादा छूट दी जाती है। इसलिए ये उम्र में लड़कियां भावुक हो जाती है, और भावुक होकर किसी युवक के प्यार में या युवक के मीठी मीठी बातों में या उसके बहका में आकर अपना सब कुछ उस युवक को समझने लगती, और वो जल्दबाजी या मूर्खता कर बैठते। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि ये उम्र ही ऐसे है, क्योंकि वो जो लड़का जिसको वह सब कुछ मान लेते, वो लड़का हमेशा के लिए उसका साथ देगा या नहीं, वो ये समझ नहीं पाती, क्योंकि वो ये उम्र ही है। और इस उम्र में अपना सब कुछ उस लड़के को समझ लेते हैं। लेकिन बाद में अगर उस लड़के ने उनको धोखा दिया, फंसा है, या बाद में समझ में आ जाता है, उस समय उन्हें पछतावा हो जाता है। तब तक पानी सिर से गुजर जाता है। पानी सिर से गुजर जाना यानी बहुत देर होना, यानी जब तक लड़की को एहसास होता है, असलियत का पता चलता है, तब तक बहुत समय हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है। यानी जो निर्णय लेना है वो समझ कर लेना चाहिए। और तुमने उस रचना की बात बताई, क्योंकि उस रचना की उम्र ही ऐसी है, माँ पिता के लाड़ प्यार की वजह से या उस लड़के के बहकाव की वजह से, फुसलाने की वजह से वो उसकी बातों में आ जाते हैं और उस लड़के को अपना सब कुछ समझ लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। तब तक वह पूरी तरह से उसके अंदर डूब जाते हैं। लेकिन जब भी असलियत का पता चल जाता है, तब पछताने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रहता। इसलिए वो अपनी लड़की से पत्र में कहते हैं कि यदि अगर वो तुम्हारी सहेली है, सच्ची सहेली है, तो उसके अच्छी तरह से समझाना जरूरी है। क्योंकि ये उम्र है, वो प्यार में बहक जाती है या प्यार में पूरी तरह से उसको सब कुछ समझ लेते हैं। अगर ऐसे समय अगर तुम उसको समझाने भी जाएगी, तो तुम्हारा सोच समझ कर अगर तुमने बात नहीं की, तो तुम्हारे दोस्ती में दरार भी आ सकती है, क्योंकि वो पूरी तरह से उस लड़के की बातों में आ जाते हैं। इसलिए उसे समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वो नहीं समझेगी तो तुम्हारी दोस्ती जो है वह
टूट जाने की संभावना है। इसलिए कोई भी काम करते समय, कोई भी निर्णय लेते समय संभाल कर ले लो। लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर वह तुम्हारी सही सहेली हो तो एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो, यानी उसको समझाना ही है, उस रचना को, तुम्हारे सहेली को। तो सबसे पहले जल्दबाजी में काम न लेने के बजाय उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि समझो। उनके घर, उसके घर की हालत, उसकी माँ, उसके पिताजी, उनके भाई किस तरह उनके साथ बर्ताव करते, उसको पहले समझ लो और उसके बाद उससे बात करना शुरू करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। यानी कई बार घर का माहौल देखकर, घर का वातावरण देखकर कई जो लड़कियां वह अपने आप को अकेला महसूस करती है, और वह ऐसी उम्र में अगर कोई उसको साथी मिल जाता है या कोई उसको समझने वाला मिल जाता है तो उसके भयका में आ जाते हैं। इसलिए लेखिका अपनी बेटी से, सुगंधा से कहते हैं कि तुम उसके परिवार की पृष्ठभूमि को समझ लो। अगर तुम्हें पता चला कि वो परिवार से टूटी हुई है तो उस कड़ी को या टूटी हुई कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। यानी उसको समझाओ, अपने माँ बाप से समझ लेने की बात उनको कर लो। क्योंकि कई बार लड़कियों को या लड़कों, इस उम्र में लड़कों को ऐसा लगता है कि मेरे तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, मुझे अनदेखा किया जाता है। तो तुम वो कोशिश करो कि उनको जोड़ने की, परिवार के साथ उसे जोड़ने की कोशिश करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वो अपनी माँ को पत्र लिखे। यानी वो समझाती कि जैसे उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर लो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, जो अपने मन की बातें हो, शंकाएं हो, उसे वो मुझे पूछ लेते हो, वैसे ही उनको समझाओ कि तुम वह अपने परिवार से खत लिखे, अपनी मन की बातें उनको बोल दे। अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले। यानी अपने भाई बहन के बातों में रुचि ली, उसके साथ बात कर दी, अपनी जो परेशानियां है उनको बोल दी, उनकी कुछ बातें सुन ली, तो वह उनकी अकेलापन अपने आप दूर हो जाए। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वो अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। ये भी संभावना न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वो अपनी समस्या से अकेले जूझने में निजात पा सकते। नहीं तो तुम तो है ही। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तभी भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। यानी लेखिका अपनी बेटी से कहती है कि वह जो सहेली है तुम्हारी रचना, उसको समझाओ, उसके घर का माहौल जो है वह देख लो। अगर घर के लोगों को वह नहीं समझ पा रही, अपने आप को अकेला महसूस कर रही है, तो उनको समझाओ। जिस तरह तुम मुझे खत लिखती हो, अपनी मन की जो बातें मुझे बोल देती हो, आपकी कुछ शंकाएं हो मुझे पूछ लेती हो, वैसे ही उनको समझाओ। अगर उसकी माँ पिताजी समझ नहीं लेते तो उनको अपनी बहन से या अपनी भाभी से बात करने के लिए कहो। या नहीं तो तुम तो हो ही, उनके जो समस्या है उसको समझाने के लिए तुम तो हो ही। यानी वो कोशिश करो उसको समझाने की, क्योंकि तुम्हें पता है उसकी मनोदशा की, क्योंकि तुम तो एक समझदार सहेली हो। और अपने घर की जो बातें है उसको जोड़ने की कोशिश कर लो। ऐसे समय वो तुम्हारी बात न सुने। यानी कई बार लड़के जो है, ये उम्र ही ऐसी है कि वह किसी के प्यार में आ जाते, किसी के बहकाव में आ जाते, तो किसी की भी बात, यानी सहेली की बात भी कभी कभी उनको बुरा लगती है, और ऐसा भी लगता है कि ये सहेली मेरे से जलती है। लेखिका अपनी बेटी से कहती है कि तुम अगर उसे समझाने जाओ तो भी उनको बुरा लगेगा, तुम्हें झटक देगी, तुम्हारे साथ बात करना बंद कर दी। लेकिन उससे तुम बुरा मत मानो, क्योंकि ये वर्तमान मनुष्य मनोदशा देखकर ही
उसकी बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि उसकी मनोदशा जो है वो पूरी तरह से उनके बहकावे में आ जाए, उनके बातों में आ गए हैं, क्योंकि उनकी उम्र ही ऐसे है। अगर तुमने उसने तुम्हें झटक भी दिया तो उसकी मनोदशा को समझो और बुरा मत मानो। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। यानी लेखिका अपनी बेटी से कहते कि वो जो रचना है उसका मन देखकर, उनके हालात देखकर उनको समझाने की कोशिश कर दो और उसकी मनोदशा देखकर उनको समझाओ। मनोदशा समझाओ। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनते या तुम्हारी बात का बुरा मानते। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूटेगी। अकेली पढ़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा देगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यही पर तुम्हारे धैर्य और समय की परीक्षा है। यानी लेखिका कहते हैं कि तुम उसकी शुभचिंतक सहेली हो, इसलिए ऐसे समय उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम्हारी बात उनको बुरी लगी तो तुम कभी अगर उसका साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुमने अगर उसका साथ छोड़ दिया तो और टूटेगी और वह अकेली पड़ जाएगी। और अकेली पड़ जाएगी तो वह जिधर तुम जाने से उसको मना कर रही है वह वहां ही हो जाएंगी और अपना धैर्य संयम खो देंगी। इसलिए तुम्हें संयम से या काम लेना है, उसको समझाना है। अगर जरूर समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उससे अपने सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह करा सकती हो। यानी हो सके तो उसके जो प्रेमी है उससे भी बात करा सकती हो, उसको समझा सकती हो या जो असलियत से उसको आगाह करा सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि ये लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अड़िंग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे। यानी अगर आपको वो लगता है कि वो लड़का जो समय ईमानदार है तो भी उनको समझाओ और अपनी पूरी शिक्षा पढ़ाई होने तक उसको रुकने के लिए बोलो। और पूरी शिक्षा होने के बाद अगर वो लड़का सही लगे तो उसे उसके साथ यानी शादी करने की बात है, वह शादी करने की बात है वो करने के लिए बोल दो अगर वो लड़का सही है तो। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दोनों एक दूसरे की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं। इसलिए मैंने कहा है यह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। और एक बात ये मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा या बेटी के लिए समान रूप से लागू होती। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी दोगी ना। यानी इस तरह लेखिका अपनी बेटी को समझाते हैं कि उस लड़की को समझाओ और उसको विश्वास में लेकर, क्योंकि दोनों को विश्वास में लेकर उनको समझाना होगा, क्योंकि तुम तो उसकी बेटी हो, सहेली हो। और ये सिर्फ तुम मेरी बेटी हो इसलिए मैं तुमको समझा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ये बेटा और बेटी दोनों के लिए ये बात समान रूप से लागू होती है। इसलिए तुम समझ कर उस रचना को, तुम्हारी सहेली को समझाने की कोशिश कर लो। उसके जो प्रेमी है उसको भी समझाने की कोशिश कर लो। और तुमने अच्छी तरह से उनको समझा दिया तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। मैं तुम्हारे खत की या इस परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी देना। यानी लेखिका अपनी बेटी से कहते कि
क्या हुआ, जो मैंने तुमको पत्र में सलाह दी थी, समझाया था, वैसे तुमने किया या नहीं, इसका जवाब मुझे अगले खत में दे दो। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही देख लेंगे। धन्यवाद।